Hello everyone and welcome to Adda 24/7. This particular series that we are starting for you is beneficial if you are targeting MA English. MA English अगर आपका टारगेट है और आप चाहते हैं कि उस कोर्स को और इस एग्ज़ाम को आप अच्छे से क्लियर कर लें, तो ये सारी की सारी जो क्लासेस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं CUET PG चैनल पर। इस चैनल पर हम कोशिश करेंगे कि उसका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, आपका पेपर है, उसकी तैयारी आपको करवा सकें, जिसमें हम आपको कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चंस MCQs हम ज़रूर करवाएंगे इस पर्टिकुलर क्लासेस में। तो आप क्लासेस के एंड तक हमारे तक ज़रूर बने रहिएगा, पूरी सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करिएगा सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है दैट इज़ अप टू द मार्क एंड यू विल बी एबल टू क्लियर दिस पर्टिकुलर paper with aplomb and you will get one seat in your desired college, right? तो जब हम किसी भी भाषा की बात करते हैं, when we talk about any language or we are talking about any any different part of languages that we are talking about, so the evolution of that particular language is really very important. So when you talk about English is no different. इंग्लिश में भी हमने उसका एक एवोल्यूशन देखा है. Over time period we have seen it evolving, changing and giving to us a different flavor with every passing year. Every time when we see in different eras, the English as a language has increased and the kind of words, vocabulary and the way of speaking it has changed over the years. So in today's session, we will try and cover history of English. So when we talk about history of English, right, ये शब्द सुनते ही वैसे भी थोड़ा सा हमें लगता है हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, इज इट नाइस, इज इट बोरिंग, कैसा है ये हमें समझ नहीं आता. बट हिस्ट्री यहाँ पर वैसा वो बोरिंग नहीं है. यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा. और अगर आपने ऑलरेडी सोच लिया है दैट इंग्लिश शुड बी योर करियर अहेड एंड यू वांट टू मेक अ मार्क इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, इन दैट केस इट बिकम्स very essential for you to understand the evolution as well as the from where it began. Today also when we talk about English for Indians, it is not our own language. We have inherited this particular language from the British. So जब वो लोग आए हैं, उन्होंने हमारे पर राज किया और वहाँ से हमने इंग्लिश को अच्छे से आगे बढ़ाने की कोशिश हमने कर दी, है ना. तो चलिए, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश की जब हम बात करते हैं, एक ओवरव्यू दे देते हैं आपको. सो हिस्ट्री ऑफ जो इंग्लिश है वो काफ़ी हद तक इट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स और वो फैसिनेटिंग भी है. कॉम्प्लेक्स वो इसलिए है क्योंकि इट हैज़ चेंज और बहुत सारी कॉन्वोल्यूटेड सी, और फैसिनेटिंग इसलिए है क्योंकि इतने लॉन्ग पीरियड का सफ़र जो है इसने तय किया है, सो दैट जहाँ से हम इसको देख रहे हैं आज और जहाँ से ये शुरू हुई थी उसमें बहुत फ़र्क है और उसमें काफ़ी एक मॉडिफिकेशंस हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें देखे हैं. सो द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड फैसिनेटिंग जर्नी दैट स्पैन ओवर अ मिलेनियम. जस्ट देखिए कि कितना बड़ा इसका एक जर्नी है जहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ English language हुआ है. It has evolved through various stages and influences resulting in the modern English we speak today. Here is a detailed overview in the history of English. So जो आज हम English बोलते हैं, the English that we speak today has been upgraded and evoluted and modified from over the centuries. It has gone like that, and in those we have seen that now it has evolved to an extent that we are now part of modern English that we speak currently, right? So the first part अगर हम यहाँ पर देखें जो आपको यहाँ पर समझना चाहिए, just hold on for a minute. यहाँ पर जरा हम इसे इनेबल एडिटिंग कर लेते हैं और यहाँ पर अब करते हैं, राइट. सो ओल्ड इंग्लिश जो हमारी जो कहते हैं जो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश वाज आपका बिटवीन 450 टू 1150 AD के बीच में ये हुआ था. आप चाहें तो इसके नोट्स साथ साथ बनाते जाएं, मैं आपको बताता जाऊंगा इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो आपको लिख लेने चाहिए या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें सो दैट आपको आगे चल के इसका काफ़ी फ़ायदा ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है. सो ओल्ड इंग्लिश का जो एरा है या जो पीरियड है दैट इज़ बिटवीन
450 to 1150, तो जनरली उसमें मांगते हैं। कुछ जगह पे आपको ये 500 भी मिल जाएगा और ये कम होके 1050 मिल जाएगा। कहीं पर उन्होंने सिर्फ AD लिखा है, 5th century to that century, तो ऐसा भी लिखा है, बट मोर और लेस दिस इज द पीरियड दैट वी टॉक अबाउट। ठीक है, इसको हम क्या नाम से जानते हैं? सो ओल्ड इंग्लिश इज ऑल्सो नोन एज एंग्लो सैक्सन। ठीक है, एंड इट्स द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश। सो द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, दैट इवॉल्व्ड एंड वाज स्पोकन इन व्हाट इज नाउ मॉडर्न डे इंग्लैंड। जो इंग्लैंड में उस समय पे बोली जाती थी उसको एंग्लो सैक्सन बोला जाता था, एंड इट इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है आपके पास? क्वेश्चन ये बन जाता है आपके पास, द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या था, राइट? सो उसके लिए आपको ओल्ड इंग्लिश भी ऑप्शन में हो सकता है एंड एंग्लो सैक्सन भी हो सकता है। ठीक है, एंड सदर्न स्कॉटलैंड फ्रॉम रफली दिस। सो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इट इज वॉज बिटवीन 450 to 1150 AD. It is the predecessor of मिडिल इंग्लिश एंड इवेंचुअली मॉडर्न इंग्लिश। तो अब आप देखो, जब ओल्ड इंग्लिश आई तो ओल्ड इंग्लिश के आने के बाद देयर वाज मिडिल इंग्लिश जो आपने यहाँ पर बात करी, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, प्लस इवेंचुअली मॉडर्न इंग्लिश जिसके पार्ट हम हैं, राइट? सो वी आर पार्ट ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश एरा और उसको हम लोग बोल रहे हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पर अभी यहाँ देखेंगे आगे चल के। सो जो ओल्ड इंग्लिश थी उसमें भी काफ़ी सारे जो चेंजेस थे वो हुए थे, और वो चेंजेस क्या क्या हुए थे अभी हम आगे चल के इसमें पढ़ेंगे, बट देयर वर सिग्निफिकेंट चेंजेस। अब वो सिग्निफिकेंट चेंजेस अगर आप किसी भी भाषा में देखते हैं तो सिग्निफिकेंट चेंजेस जनरली आपके एक तो वोकैबुलरी में होते हैं, जो शब्द आप यूज़ करते हैं। अगर आप भी अपने उसमें देख लें over the time period, the way we used to speak or the way we have heard other people speaking in English was totally different from what the current generation or the new age kids are speaking. They use different types of lingos, they use different types of words, like short forms, for example, that they use. So that has changed. So vocabulary has changed. We have seen changes in grammar, कि grammar में भी हो गया है, जैसे people's इट्स नाउ एक्सेप्टेबल इंग्लिश में माना जाता है, लेकिन पहले पीपल्स को एक्सेप्टेबल इंग्लिश में नहीं माना जाता था। इसी तरीके से देयर इज प्रोनाउंसिएशन। जब प्रोनाउंसिएशन में भी देयर हैव बीन चेंजेस, कि प्रोनाउंसिएशन एक वर्ड को अगर हमें बोलना है तो किस तरीके से बोलना है, वो प्रोनाउंसिएशन भी ओवर द टाइम पीरियड हैज चेंज। तो देयरफॉर वी हैव सीन दैट ओल्ड इंग्लिश वेंट ऑन चेंजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट गॉट इवॉल्व्ड एंड इट गॉट इवॉल्व्ड ऑन बेसिस ऑफ दीज 3-4 पैरामीटर्स, जो कि थे वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन। इन चीज के ऊपर वो ज्यादातर चीजें चेंज हुई, और यही चीज यहां पर लिखा हुआ भी है, दैट ओल्ड इंग्लिश अंडरवेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन ओवर द टाइम पीरियड। ठीक है, अब इसमें चीजें जो और आगे हमने देखी कि कुछ डिटेल्स देख लेते हैं कि ओल्ड इंग्लिश में और क्या क्या थी। सो लेट्स सी द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस। Now, what is the historical context? अब यहाँ पर आपको नाम थोड़ा सा देखने पड़ेंगे। That old English जो थी was developed after the migration, मतलब जब ये लोगों ने माइग्रेट किया था, राइट, तब जाके ओल्ड इंग्लिश का डेवलपमेंट हुआ था। और वो माइग्रेट किसने किया था? सो द माइग्रेशन ऑफ जर्मैनिक ट्राइब्स। ठीक है, इट वॉज डन बाय जर्मैनिक ट्राइब्स, प्राइमरीली द एंग्लो सैक्सन्स एंड द जूट्स टू ब्रिटेन। तो जब वो इन्होंने माइग्रेट किया ब्रिटेन में इन लोगों ने, देन दे स्टार्टेड ऑफ एंड दे डेवलप्ड समथिंग विच इज कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश। सो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओल्ड इंग्लिश किसने डेवलप करी थी, तो आपके पास यहाँ आंसर हमने ऑलरेडी आपको दे दिया है। दिस इज व्हाट द आंसर इज। सो व्हेन दीज पीपल माइग्रेटेड टू ब्रिटेन ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड, राइट, सो देन दे डेवलप्ड ओल्ड इंग्लिश, राइट, एंड इट वाज मेजरली इन्फ्लुएंस्ड बाय It was majorly influenced by the language. किस चीज से ये influence हुआ था? This was languages of native Celtic, Latin speaking population. इनसे इन्होंने influence होके they developed old English. So again एक बारी बात देख लेते हैं, तो history क्या कहती है इसकी old English की, कि old English was developed by these people when they migrated to Britain. All right, and they were influenced by the native Celtic and Latin speaking people. ठीक है, तो वहां से ये अपना influence हुए थे।
फिर सेकंड जो इसका की डिटेल्स थी जो आपका ओल्ड इंग्लिश में आती हैं वो है दी अल्फाबेट्स। सो ओल्ड इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स थे या उसको किस तरीके से लिखा जाता था, उसमें वी यूज टू यूज र्यूनिक अल्फाबेट्स, ठीक है, प्राइमरीली दी एंग्लो सैक्सन फ्यूडरॉक which was gradually replaced by the Latin alphabet. The one is used in modern English today. तो जो अभी आप लेटर्स या अल्फाबेट्स अभी यूज करते हो ना यहाँ पर मॉडर्न इंग्लिश में, राइट, सो दे वर दी लैटिन अल्फाबेट्स। बट लैटिन अल्फाबेट से पहले जब ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट हुई थी तब एंग्लो सैक्सन फ्यूडरिक which was gradually replaced by this and runic alphabets जो थे ये यूज होते थे। So यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, वो क्वेश्चन बनता है कि कौन से अल्फाबेट्स थे जो ओल्ड इंग्लिश में यूज होते थे बिफोर लैटिन अल्फाबेट्स केम इनटू द पिक्चर। सो दोज वर र्यूनिक अल्फाबेट्स या फिर एंग्लो सैक्सन फ्यूडरिक, ये जो है यहाँ पे फ्यूडोरिक, ये आपके सामने यूज होते थे एज द अल्फाबेट्स। All right, and then later on they were replaced by what? They were replaced by Latin alphabets. वो Latin alphabets जिनको अब हम आज भी यूज करते हैं। अभी भी आप देखते होंगे जब हम vocabulary करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक टर्म यूज करते हैं etymology, जिसका मतलब होता है लर्निंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स। सो वो ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स जो हम यूज करते हैं दैट आपने देखा होगा वो ग्रीक से, लैटिन से, यहाँ से होता है और फिर उनसे हम वर्ड का मीनिंग को डिराइव करते हैं। जैसे बेल एक रूट वर्ड है तो उसका मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर फाइटिंग और समबडी हु इज ऑलवेज रेडी टू फाइट विद समबडी, तो उस केस में हम लोग जब इसको करते हैं तो उससे वर्ड हम बनाते हैं रिबेल, बेलिजरेंट, बेलिकोस। एंड सिमिलरली जब हम कभी किसी को बोलते हैं थियो या गॉड और रिलीजन से रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो हम वर्ड बना सकते हैं थियोलॉजी, थियोलॉजियन, थियोक्रेसी, अथीस्ट, थीस्ट, राइट। सो ये सारे के सारे वर्ड्स भी जो हैं ओरिजिन उनसे हुआ है। इस वजह से ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश को पढ़ना थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी एंड दिस इज इजी। तो अभी तक इस पूरी स्लाइड में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ओल्ड इंग्लिश का जो ड्यूरेशन था वो कब था, राइट, उसको हम और क्या बोलते हैं, तो उसको हम एंग्लो सैक्सन बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। कहाँ से बिटवीन थी, दिस इज 450 टू 1150 और ये प्रीडिसेसर है किस चीज़ की, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश की, राइट। तो उसमें है और इसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे, वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीज़ें थी जो चेंजेस हुई थी। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ये किसने डेवलप करी थी, दिस वाज डेवलप्ड बाय पीपल हु माइग्रेटेड ऑफ Germanic tribes and primarily the Angles, Saxons and Jutes जब वो ब्रिटेन आए थे and they were majorly influenced by the native of Celtic and Latin speaking people, ठीक है। तो they were generally influenced by this। और अल्फाबेट्स में कौन से अल्फाबेट्स यूज होते थे, they were using runic alphabets या फिर एंग्लो सैक्सन फेदरॉक, ठीक है, ये आपके लिए यूज हो रहे थे और जब तक वो आगे जाके डेवलप नहीं हुए इनटू लैटिन अल्फाबेट्स। ये चीजें आपको इस वाली स्लाइड से याद करनी है, ऑलराइट। हम आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, जब हम ये कॉन्सेप्ट या पूरी हिस्ट्री एक बार कर लेंगे देन विल स्टार्ट डूइंग द एमसीक्यूज आल्सो। तो हर एक 2-3 क्लासेस के बाद आई विल ब्रिंग सम एमसीक्यू सो दैट आपकी प्रैक्टिस उससे भी होती रहे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देन वोकैबुलरी, एज आई टोल्ड यू, अगर हम ये बात बोल रहे हैं कि ओल्ड इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें मॉडिफिकेशन हुई थी, ठीक है, तो वो मॉडिफिकेशन में एक पार्ट था वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी हर एरा में हर एक मॉडिफिकेशन में चेंज होती है। वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स इन विद एवरी जनरेशन, सो दे हैव ड्यू वर्ड्स एंड दैट इज वाई न्यू वर्ड्स कीप ऑन एडिंग ऑल्सो टू द the dictionary. We see that every year a word is added या फिर word of the year हम देखते हैं उसमें, so that is what is there, so that is vocabulary। तो old English में क्या था, उसमें बहुत different vocabulary use होती थी from modern English। अगर आप देखें भी हिंदी में भी या कोई और लैंग्वेज में भी जब देखते हैं कि अभी the way we are speaking या जो हम शब्द हिंदी के यूज करते हैं, पहले जो थी वो हिंदी के दूसरे तरीके के वर्ड यूज होते थे, जिसको अगर अब हम सुनते हैं तो हमें लगता है ओ माय गॉड ये क्या बात कर रहे हैं, प्रियतम,
तो हम कहाँ गए प्रियतम, लाइक दिस इज व्हाट द वे वी यूज्ड टू टॉक अर्लियर, ठीक है। तो कुछ जो इसमें चेंजेस हैं, तो उसमें काफ़ी डिफरेंट वोकैबुलरी वी यूज टू यूज़ इन ओल्ड इंग्लिश, बट मॉडर्न इंग्लिश से अगर हम कंपैरिजन में करेंगे उसको, तो बहुत फ़र्क हम पाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देर आर सम वर्ड्स जो कि इवॉल्व हुए, ठीक है, उनको थोड़ा थोड़ा और बेहतर हुआ, इवॉल्व हुआ, और उनको अभी भी हम उसमें रिकॉग्नाइज करते हैं एंड वी यूज़ still them, ठीक है ना। So while some words have evolved and are still recognizable, many old English words are no longer in use today. For instance, your top meant earth, ठीक है, or ground, sun meant sun, and wife means woman, ठीक है। तो ये जो सारे words हैं, these are some of the words जिनको अब हम use नहीं करते हैं, right? So अब ये sun जो इन्होंने लिखा है sun, and we use sun, so that has evolved, but we don't use this any longer in modern English, ठीक है। फिर ग्रामर है, ग्रामर भी थोड़ी सी बदली थी। सो ओल्ड इंग्लिश में क्या थी, दे हैड कॉम्प्लेक्स इन्फ्लुएंशियल ग्रामर सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ग्रामर पे बहुत फोकस करते थे, है ना। सो विच मेंट दैट वर्ड्स मल्टीपल फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन देयर ग्रामेटिकल रोल इन सेंटेंस। नाउन हैड जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, case, nominative, accusative, genitive, dative, and number, singular, plural. Verbs were conjugated based on person, number, tense, mood. इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो ग्रामर की हैं, that is still into consideration, but these were the prevalent things during the old time. फिर लिटरेचर में हमने देखा ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर इज अ रिच एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर हेरिटेज. Beowulf, an epic poem, is one of the most famous work of old English literature. Very important question. Beowulf, an epic poem, is one of the most famous works of Indian English literature. Other notable texts includes The Seafarer, The Dream of Rood, and The Wanderer. So ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, ये सारे के सारे किसके पार्ट थे? These were part of the old इंग्लिश, ठीक है। तो ये ओल्ड इंग्लिश के पार्ट थे, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में ये चीज़ें। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन जाता है आपके पास? यहाँ क्वेश्चन बन जाता है आपके पास कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में इनमें से कौन कौन सा था या कौन सा नहीं था, तो वो आपको मार्क करना होगा। तो दीज आर सम ऑफ द ग्रेट वर्क्स ड्यूरिंग दी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए इसको, इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं। इन्फ्लुएंस। सो इन्फ्लुएंस में अगर हम देखें तो ओल्ड इंग्लिश जो मैंने आपको पहले भी बताया वो किससे इन्फ्लुएंस थी? इट वॉज मेजरली इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिन। क्यों थी वो? क्योंकि इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा, अगर आप देखिए, क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, तो इसलिए उसको माना जाता था, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिश्चियंस देयर in England that time, and that had an influence on old English also, ठीक है। उसके अलावा जो लैटिन, जो आपकी जो चीज़ थी, लैटिन यूज़ होती थी रिलीजियस के लिए, उनको स्कॉलरली आर्टिकल्स लिखने थे पढ़ाने के लिए। जब आप ऐसे आर्टिकल्स लिखते थे तो वहाँ पर इट वाज यूज़ होती थी, एंड डेफिनेटली बहुत सारे जो लैटिन फ्रेजेस हैं और जो वर्ड्स हैं वो इस वजह से ओल्ड इंग्लिश में दे कुड मेक एन एंट्री, ठीक है। और इस वजह से, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, तो ओल्ड इंग्लिश ऑल्सो हैड एन लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिन, ठीक है। तो इस इंग्लिश वोकैबुलरी में आपको काफ़ी सारे जो ओरिजिन्स मिलेंगे, जिन वर्ड्स को आप याद करने की कोशिश करते हो, तो वो ओरिजिन्स आपको जनरली लैटिन उससे भाषा से मिलते हैं। एंड देन वी हैव डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स में क्या होता था? तो ओल्ड इंग्लिश वॉज मोर लाइक अ रीजनल थिंग, तो उसमें बहुत सारे रीजनल डायलेक्ट्स आपको मिलते थे, विद मेजरली उसके अंदर आपको वेस्ट सैक्सन जो था, वेस्ट सैक्सन जो था बीइंग द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड इन्फ्लुएंशियल। तो बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं, जैसे अब हम इंडिया में भी देखते हैं तो बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं। एवरी सम किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस यू सी द डायलेक्ट्स चेंजेस एंड द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग चेंजेस। सिमिलरली आप अगर ओल्ड इंग्लिश की भी बात करते हो तो ओल्ड इंग्लिश में भी देयर आर अ लॉट ऑफ डायलेक्ट्स दैट केम इनटू पिक्चर ड्यूरिंग द ओल्ड इंग्लिश टाइम, एंड मेजरली जो इन्फ्लुएंशियल था, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वाज द वेस्ट सैक्सन, ठीक है। तो वेस्ट सैक्सन बीइंग द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड इन्फ्लुएंशियल, दिस डायलेक्ट इवेंचुअली बिकेम द स्टैंडर्ड फॉर ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है तो कौन सा सबसे प्रेस्टिजियस एंड इन्फ्लुएंशियल था, तो आप यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं इट वाज वेस्ट सैक्सन,
इट वॉज वेस्ट सैक्सन। ठीक है, तो ये आप चीज यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर अब ये था सारा ओल्ड इंग्लिश के बारे में जो अभी तक हमने किया। ओल्ड इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मेजर चीज़ें आपको पता चल गई हैं उसमें कि उसका ड्यूरेशन कब से कब तक था, किन्होंने उसको स्टार्ट डेवलप किया था, किन से वो इन्फ्लुएंस थे, क्या अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते थे, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। और इसके ऊपर अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कर सकते हैं। डोंट वरी, जब हम ये वाला पार्ट पूरा कर लेंगे और इसके अगला वाला पार्ट हम पूरा कर लेंगे, सो वी विल हैव सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट, सो दैट आपका एक साथ साथ रिविजन भी होता चलता रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम मिडिल इंग्लिश पे। मिडिल इंग्लिश का जो टाइम पीरियड था दैट वाज फ्रॉम 1150 टू 1500 AD। ठीक है, अगेन ये टेंटेटिव डेट्स हैं, बट ये जनरली इट वाज द टिल द 15th सेंचुरी, लेट 15th सेंचुरी तक ये यहाँ पर चल रहा था। सो अगर आपसे क्वेश्चन आता है, सो मिडिल इंग्लिश वाज डेवलप्ड बिटवीन द 11th सेंचुरी एंड द लेट 15th सेंचुरी। दिस was covered and this was approximately around 350 plus years का इसका एक ड्यूरेशन था जो आप यहाँ से देख सकते थे। अब इस टाइम पे जनरली हुआ क्या था, ठीक है, अगेन इस टाइम पे भी जो हमारी लैंग्वेज थी या इंग्लिश थी, अगेन अंडरवेंट अ लॉट ऑफ चेंज। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस हुए थे, इट अंडरवेंट अ लॉट ऑफ चेंज। अगेन इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी आप देखोगे, ग्रामर यू कैन सी, ठीक है, तो बहुत सारा बोलने का तरीका, लिखने का तरीका, दैट वाज देयर। सो वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, अगेन ड्यू टू द हिस्टोरिकल एंड सोशल फैक्टर्स। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये चेंज हुई एंड इवॉल्व हुई ड्यूरिंग द मिडिल पीरियड ऑल्सो एंड द मिडिल एरा दैट वाज फ्रॉम 1150 टू 1500 AD। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज, इट वाज द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट वाज 1066 में। So Norman conquest of England in 1066 by William the Conqueror had a profound impact on the English language. The Normans spoke Old Norman, a variety of Old French, and their influence led to substantial infusion of French vocabulary into English. So as a result, Middle English became a fusion of Old English and Old Norman. सो बेसिकली आप मिडिल इंग्लिश में सबसे पहली चीज़ जो याद रखेंगे वो ये याद रखेंगे कि जैसे पहले इन्फ्लुएंस ओल्ड इंग्लिश में इट वाज मोर ऑफ लैटिन, मिडिल एरा में, मिडिल इंग्लिश में जब आप यहाँ बात कर रहे हो, मिडिल इंग्लिश में देयर वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्मन एंड फ्रेंच वोकैबुलरी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, जिस वजह से जो आपकी इंग्लिश थी या जो ये एरा था, इट बिकेम अ फ्यूजन ऑफ लैटिन एंड नॉर्मन। ठीक है, so it was more of that. So therefore we saw that when the evolution happened, so it was not only Latin, then French also, or French influence also came into the picture, due to which there was a more of gradual evolution of this particular language becoming and taking into consideration different perspectives also. आगे चल के आप इसमें भी देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग perspectives को इस लैंग्वेज ने अपना बनाया और उससे वो इवॉल्व हुई, क्योंकि डिफरेंट लोग, डिफरेंट कास्ट, क्रीड, so then these people were coming together and they were speaking, that's why it became more of this thing. ठीक है, so Norman conquest में, the Norman conquest of England in 1066 by William the Conqueror had a profound impact. So किससे था ये, तो ये एक important चीज़ है, तो यहाँ पर आप याद कर सकते हो that middle is more of fusion between Latin and Norman. So it is a kind of a fusion. So that is what you can remember from there. So ठीक है, तो यहाँ पे Latin का मतलब यहाँ पर मेरा Old English से है. So this fusion is between the Old English and Norman. So जैसे यहाँ लिखा हुआ है fusion of Old English and Old Norman. ठीक है, आगे चलते हैं. Dialects कैसे चेंज हुए थे? So dialects यहाँ पर अगर आप देखें तो जो मिडिल इंग्लिश थी it was not a uniform one. वो यूनिफॉर्म नहीं थी, राइट, एंड इट वाज मोर कैरेक्टराइज्ड बाय अगेन रीजनल डायलेक्ट्स थे, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड में अगर आप देखते हैं, सो डिफरेंट पार्ट्स, ये ऐसे डिफरेंट पार्ट्स थे, इसमें डिफरेंट डायलेक्ट्स थे और वो डिस्टिंक्ट थे, अलग अलग थे. जैसे इंडिया में भी हम देखते हैं ना, जो अलग अलग जगह पे गए आप, अगर नॉर्थ में जाओगे तो एक अलग तरीके का डायलेक्ट मिलेगा,
वेस्ट में जाओगे तो अलग है, डाउन साउथ में जाओगे तो अलग है, ईस्ट में जाओगे तो एक अलग डायलेक्ट है। तो वो तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाता है। एंड देवर ठीक है, डिफरेंट उनकी हैबिट्स भी कह सकते हो और उनके डिफरेंट फीचर्स भी थे। बट प्राइमरीली जो इन्फ्लुएंस था या जो डायलेक्ट्स होता था, दैट वाज स्पोकन इन लंदन, वो बेसिस बन गया था, एरिया इवेंचुअली बिकेम द बेसिस ऑफ फॉर मॉडर्न इंग्लिश। तो अभी भी जब हम बोलते हैं ना कि अभी इंडियंस जो हम इंग्लिश बोल रहे हैं, दैट इज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश, सो दैट इज व्हाट दे मीन ऑल्सो, कि जो द डायलेक्ट दैट वाज स्पोकन इन लंदन, बिकॉज दैट वाज अ मेट्रोपॉलिटन, या फिर जो उसका वहाँ का वो था, सो जो लंदन में बोला जाता था वो इवेंचुअली मॉडर्न इंग्लिश का फाइनली डायलेक्ट बन गया, ठीक है, या उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हम हो गए। फिर आता है स्पेलिंग वेरिएशंस। तो स्पेलिंग्स भी अब हम देखते हैं कि काफ़ी सारी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। जैसे कभी हम COLOUR लिखते हैं, COLOR भी कलर होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो वो अगर हम यहाँ पे स्पेलिंग वेरिएशंस देख रहे हैं, सो मिडिल इंग्लिश हैड अ हाईली वेरिएबल एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ स्पेलिंग. Words were often spelled in multiple ways and there were no standardized rule for spelling. ऐसा कुछ नहीं था। जैसे अभी हम आपको स्पेलिंग बताते हैं ना कि I बिफोर E लगाओ, कुछ एक्सेप्शंस में E बिफोर I आ जाता है, डबल कोई वर्ड है तो उसके आगे ING जब आएगा तो क्या होगा, क्या हम उसको ड्रॉप कर देंगे, क्या नहीं करेंगे, या सिर्फ खाली ING लगा देंगे। तो ऐसे रूल्स अभी तो हम आपको स्पेलिंग में बताते हैं, बट एट दैट टाइम देयर वर नो स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स for spelling. This makes Middle English text challenging to read for modern readers. तो जब क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स थे, वो बहुत अलग अलग तरीके से मल्टीपल वेज में उनको लिखा जाता था उन वर्ड्स को, तो इसलिए जो उस टाइम के जो टेक्स्ट्स हैं उनको टेक्स्ट्स को पढ़ने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी दैट मॉडर्न पीपल फेस। उसके बाद आता है ग्रामर। हाँ जी, तो ग्रामर चेंजेस भी हुए थे। मिडिल इंग्लिश सॉ सिग्निफिकेंट चेंजेस इन ग्रामर्स कंपेयर टू ओल्ड इंग्लिश. द inflectional endings and noun declensions of old English were declined and word order became more important for indicating grammatical relationship. तो ये चीज़, ये वाला जो फोर्थ पॉइंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आपसे ग्रामर चेंजेस में डिफरेंस पूछा जाए या एक कंपैरिजन पूछा जाए, ठीक है, बिटवीन ओल्ड इंग्लिश एंड मिडिल इंग्लिश, ठीक है। तो ये कंपैरिजन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो आई होप ये वाली स्लाइड आप सब लोगों को क्लियर है, सबको समझ में आ गया कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या पढ़नी थी। सो आई होप दिस इज क्लियर एब्सोल्युटली, है ना। आगे देखते हैं। फिर वोकैबुलरी एवोल्यूशन, ये तो हम आपसे ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं इसमें। वाइल फ्रेंच इन्फ्लुएंस इंट्रोड्यूस मेनी न्यू वर्ड्स इनटू मिडिल इंग्लिश, the language also underwent natural evolution. Some old English words changed in meaning and new words were coined to describe the emerging concepts and ideas. So भाई जब भी evolution होता है तो आप हर एरा में या तो एक नया इन्फ्लुएंस लेते हो किसी से, तो वहाँ पर हमने कौन सा लिया, फ्रेंच का लिया था। और कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप कहते हो नहीं यार इनका मीनिंग हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करके लिख देते हैं या चेंज कर देते हैं, या किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं उस वर्ड को, दैट ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग। एंड दैट इज़ वाई व्हेन वी सी टुडे देयर आर मेनी वर्ड्स जिनके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस एंड बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। तो दैट इज़ व्हाट द रीज़न इज़ ऑफ द बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि सर ये हेट बोलना था, तो हेट बोलने के लिए इतने सारे वर्ड्स लिखने की क्या ज़रूरत थी, तो आपने ये बहुत सारे वर्ड्स लिख दिए इसके अंदर। आपने इसमें लोथ लिख दिया, आपने इसके अंदर अबॉमिनेट लिख दिया, डिस्पाइस लिख दिया, डिटेस्ट लिख दिया, लॉगर हेड्स लिख दिया, इतने सारे हैं। तो ये किस तरीके से इवॉल्व धीरे धीरे होके उसके अंदर ऐड हुए हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इन द वोकैबुलरी एवोल्यूशन। फिर कम्स द नेक्स्ट पॉइंट इज चॉसर एंड द कैंटरबरी टेल्स। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो जेफरी चॉसर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए। एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस मिडिल इंग्लिश पोएट्स में से ये एक हैं, जेफरी चॉसर, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेमस। तो इनके बारे में आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, मैं भी आपको पढ़ाऊँगा, तो वी विल डू, ठीक है। लॉट ऑफ क्वेश्चंस आई हैव सीन coming on him. Geoffrey Chaucer, one of the most famous Middle English poets, wrote the
कैंटरबरी टेल्स, तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कैंटरबरी टेल्स किसने लिखी? इन द लेट 14th century. His work is a masterpiece of Middle English literature and provides valuable insights into the language of the time. ठीक है, तो उनको काफ़ी मिलते थे और ये क्वेश्चन आपके ऊपर काफ़ी बार पूछा भी गया है कि कैंटरबरी टेल्स किसने लिखी थी? तो कैंटरबरी टेल्स वाज रिटन बाय जेफरी चॉसर और इसको 14th सेंचुरी में लिखा गया था, जो कि काफ़ी आपको इंसाइट्स देती है अबाउट द लैंग्वेज and the kind of way it is written and the words that are used during Middle English. ठीक है, उसके बाद आता है transition to early modern English. अब every time when the evolution happens, so from old we reach to middle, from middle we reach to modern. ठीक है, तो ये आपको जो ट्रांजिशन है ये पता होना चाहिए कि उसमें मेजर चेंजेस क्या हुए. यहाँ पे इन्फ्लुएंस लैटिन था, यहाँ पे फ्रेंच आ गया, फिर आगे चल के मॉडर्न में क्या हुआ, यहाँ पर अगर हमने देखा डायलैक्ट्स, वोकैबुलरी, ग्रामर में काफ़ी सारे चेंजेस हुए. वो चेंजेस यहाँ भी हुए थे, लेकिन उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस डायलैक्ट्स का मेजरली मॉडर्न इंग्लिश पे किसका पड़ा था? द डायलैक्ट्स यूज्ड इन लंदन. डायलैक्ट्स यूज्ड इन लंदन. ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. दिस इज इम्पॉर्टेंट. So transition में देखते हैं. By the end of Middle English period, the language was gradually evolving into what would become early modern English. The introduction of printing press, ये बहुत था. So the introduction of printing press by William Caxton in the late 15th century helped standardize the language and played a crucial role in transition to modern English. Again very important. Again very important point कि क्या हुआ था, किसने किया था? So the introduction of printing press by William Caxton in the late 15th century helped to standardize the language. इस वजह से वो standardize हो पाई थी. So the introduction कब हुआ था प्रिंटिंग प्रेस का, किसने किया था, राइट, और क्या उसने हेल्प करी थी? ये 3 लाइनें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाती हैं, राइट. आई होप अभी आपको इसमें इंजॉय कर रहे होंगे, आप इन्फॉर्मेशन से मज़ा आ रहा होगा. काफ़ी चीज़ें आपने इसमें से पढ़ी हुई होंगी, तो आपको इसमें अच्छा भी लग रहा होगा. नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस इन मॉडर्न इंग्लिश. क्या था इन्फ्लुएंस? तो जनरली इन्फ्लुएंस जब होता है तो इट्स आइदर ऑन द वर्ड्स, कि किस तरीके से जो वर्ड्स हैं उनका एवोल्यूशन होना है ना, ये दिस इज वन पार्ट. द सेकेंड पार्ट इज the way things are spoken, alright, और written. Majorly जब changes आते हैं तो इन्हीं चीज़ पे आते हैं. तो देखते हैं क्या ये तीनों चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं या नहीं. So many words and phrases from Middle English have survived into modern English. तो मैंने लिखा words का evolution बिल्कुल सही है, तो ये तो बात सही हो गई. Although they have often have different meanings or usage, right? Some examples include haste, mother, father, night. Overall, Middle English was a period of linguistic transformation. So, lingua आपका जो होता है उसका transformation था वो, right? Middle English में it was more transformed. ठीक है, marked by interplay of Old English, Old Norman and other linguist influence. So, basically अगर आपको इसको sum up करना है ना मिडिल इंग्लिश को, तो मिडिल इंग्लिश को आप सम अप बहुत ही प्यारे ढंग से कर सकते हो. इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिन, ओल्ड इंग्लिश, तो ये तो पूरा का पूरा ही आ गया. इसमें हमने तड़का लगाया फ्रेंच का, ठीक है, तो फ्रेंच इन्फ्लुएंस वाज देयर, ठीक है, एंड वी सॉ ओल्ड नॉर्मन, ठीक है, ओल्ड नॉर्मन, ये इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था. एंड देन देयर वर सम अदर linguistics also that were added and had a great influence. इस तरीके से अगर आप याद करोगे ना तो आपको पूरी चीज़ हो रही है. आपको इसमें वो भी पता चल जाएगा कि कब से कब तक हुआ है ये, तो ये भी आपको पता चल जाएगा टिल लेट 15th century. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप ऐसे याद करके चलेंगे देन इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द फ्लो एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश. चलिए आगे चलते हैं. फिर आते हैं अर्ली मॉडर्न इंग्लिश. अर्ली मॉडर्न इंग्लिश वॉज बिटवीन 1500 to 1700 AD. अगेन टेंटेटिव टाइम पीरियड है ये जिसके बीच में था. तो ये 15th century से स्टार्ट होके लेट आपका 17th century तक इट वेंट ऑन, एंड दिस इज व्हाट यू कैन पे अटेंशन टू.
ठीक है, so it's a period of in the history of English language that spans roughly from this covering the years 1500 to 1700. ये generally ये जो पूरा का पूरा period है, it marks a significant changes in the English language, both in terms of vocabulary, grammar as well as social and cultural context. ठीक है, तो जो ये वाला जो पॉइंट था मॉडर्न वाला, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश का, इसमें आप वोकेबलरी तो पाओगे ही, वोकेबलरी तो स्टिल इवॉल्विंग, अभी भी वोकेबलरी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से इवॉल्व हो चुकी है, इट इज स्टिल वर्किंग एंड इट इज स्टिल इवॉल्विंग, है ना. सो वोकेबलरी में हुआ था, इट वाज ग्रामर में कि किस तरीके से आप सेंटेंस बनाओगे या किस तरीके से एम्फसिस दोगे, कहाँ पे, किस चीज़ पे, वो चीज़ था. प्लस इट वाज ऑल्सो जो सोशल एंड कल्चरल एक कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, जहाँ पर आप सोशली एंड कल्चरली किसी लैंग्वेज को डेवलप करते हो बाय टेकिंग इन्फ्लुएंसेस एंड नुएंसेस फ्रॉम एवरी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड एंड डिफरेंट सोसाइटीज से आप जब आप उनको लेते हो, तो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से हियर. उसके बाद अगर आप यहाँ देखते हो तो ट्रांजिशन फ्रॉम मिडिल इंग्लिश कैसे था. ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मिडिल इंग्लिश, दैट इज EMODE, represents a transitional phase between Middle English and Modern English. During this time, English underwent profound changes in its grammar, pronunciation and vocabulary that I have already spoken about. Printing press आ गया था, तो the introduction of the printing press by William Caxton in 1476. Again, पूरा यहाँ पर देखिए, ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने पहले भी बताया था. 1476 में प्लेड अ क्रूशियल रोल इन स्टैंडर्डाइजिंग, उससे स्टैंडर्डाइज कर दिया किस तरीके से ये लिखा जाएगा, किस तरीके से क्या वर्ड्स यूज होंगे, वो चीज़ यहाँ पर हो गया था. और जब जो टेक्स्ट थे वो पहले जब बोले जाते थे, उनके अलावा जब वो प्रिंटेड टेक्स्ट बन गए, सो प्रिंटेड टेक्स्ट हमेशा थोड़े ज़्यादा प्रिय होते हैं ना, तो दे वर वाइडली अवेलेबल, अलग अलग जगह पे ये प्रिंटेड टेक्स्ट जो थे वो अवेलेबल थे. एंड उस वजह से जो आपकी स्पेलिंग थी एंड ग्रामर में क्या हुआ, एक यूनिफॉर्मिटी आ गई. तो जब वो प्रिंट करते हो आप, तो जब आप प्रिंट करते हो तो उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो बुक्स होती हैं या जो प्रिंटेड फॉर्म होता है वो बहुत सारी जगह जाती हैं इधर उधर. अभी भी आप देखते हो कि अगर हम कोई बुक छाप रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो एक ही रीजन में बिकेगी, इट कैन सेल एनीवेयर. सो दैट्स व्हाई उसमें यूनिफॉर्मिटी होना बहुत ज़रूरी था इन टर्म्स ऑफ स्पेलिंग्स, कि सेम स्पेलिंग्स लिखी जाए, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ग्रामर. तो वो आप यहाँ पर इसको देख सकते हो. ठीक है, फिर उसके बाद ग्रेट वॉवल शिफ्ट. So one of the most notable linguistic changes during this period was great vowel shift. So a series of phonological changes that altered the pronunciation of many vowels in the English language. This shift affected the way words were pronounced and contributed to differences in regional accents. So अब जब vowels को आप different तरीके से पहले करते थे तो उसमें disparities थी, लेकिन यहाँ पर एक one of the most notable linguistic change, ये बहुत important point है 3, इसको आप mark कर लीजिएगा, चाहें तो आप इसका screenshot लेके भी अपने पास रख सकते हैं. This will really help you out, right? So that is what you can do. So great vowel shift, one of the most notable linguistic changes during this period was the great vowel shift. ठीक है, a series of phonological changes that altered the pronunciation. तो बहुत सारी जो pronunciation थी वो change हो गई थी, because then there were many changes in the pronunciation of the vowels also. तो ये एक बहुत important point था जो कि early modern English में हुआ था. फिर grammar and syntax में अगर आप देखें तो grammar and syntax में बहुत सारी चीज़ें थी जो retain करी गई थी, they were retained, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो कि चेंज कर दी गई थी, दे वर चेंज्ड. ठीक है, सो यहाँ पर है EMODE retained some of the grammatical features of Middle English such as inflectional endings. However, there was a trend towards simplification, कि उसे सिंपल करो यार, जो ज़्यादा लोग उसको समझ पाएं. ठीक है, with the loss of many inflections and the emergence of more fixed word order, the language also adopted more consistent rules for subject verb agreement and word order. And that is why today also जब आपके कहीं एग्जाम में जहाँ पर आपके पास ग्रामर और ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, उसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट प्लेज अ मेजर रोल. उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. फिर वोकैबुलरी एक्सपेंशन, वो तो हर जगह होती है, वो हमें पता ही है कि इसमें
बहुत सारे वोकैबुलरी ऐड हुए, वर्ड्स ऐड हुए, लेकिन ये जनरली जो हुआ था इट वाज पार्टली ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिन एंड ग्रीक एज वेल एज बोरोइंग फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनेसां। ठीक है, तो रेनेसां जो एक टाइम पीरियड था ना, तो टाइम पीरियड ऑफ चेंज, रेनेसां का मतलब होता है सो टाइम पीरियड ऑफ चेंज। तो उस टाइम पे देयर वर अ लॉट मेनी वर्ड्स दैट वर एडेड, दे वर नॉट ओनली फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक बट दे वर ऑल्सो बोरोड फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस दैट वर टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी नीड टू सी। Many new words and phrases were coined to describe scientific, philosophical and cultural concepts. फिर influence of the King James Bible, ठीक है। So अभी हमने एक पिछली बार जेफरी चौसर के बारे में देखा था ना, वैसे ही the influence of the King James Bible, ये भी एक important है। The translation of Bible into English known as the King James Version KJV was completed in 1611. This translation had a profound impact on the development of English, influencing its style and vocabulary. Many phrases and idioms from the KJV remain in use today also. So that is why it is really very important for you to understand the importance of the King James Bible. So the King James Bible was translated to English and it was completed in 1611. ठीक है, so the translation of Bible into English, ठीक है, known as King James Version, that is the KJV, was completed in 1611 and had a profound impact, बहुत ज़्यादा impact हुआ था on modern English, और उसी के जो phrases हैं, idioms हैं, काफ़ी सारे जो हम हैं वो आज भी we use it till today. ठीक है, so that is why it is an important point that you should pay attention to. Next, literary renaissance. Literary renaissance is the literary change that we are talking about. So the early modern English period witnessed a flourishing of English literature, including works of famous playwrights like William Shakespeare. Another very important question, right? The works of famous playwrights like William Shakespeare and Christopher Marlowe. Right? So Christopher Marlowe and William Shakespeare. तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है who is the greatest playwrights, so answer is William Shakespeare. So William Shakespeare, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, तो उसके लिए उनको बोला। शेक्सपियर प्लेज इन पर्टिकुलर सेलिब्रेटेड फॉर द लिंग्विस्टिक इनोवेशंस एंड कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लैंग्वेज। एंड कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लैंग्वेज में हम बहुत बार देखते हैं कि जो इन्फ्लुएंस है ऑफ शेक्सपियर दैट हैज़ बीन इमेंस, कि बहुत ज़्यादा रहा है और उसका बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा भी मिला है। ठीक है, सोशल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. This period was marked by significant historical events including the Tudor and Stuart monarchies, the Protestant Reformation, the English Civil War and the colonization of Americas. These events had an impact on the language, culture and politics of that time. हमने बोला ही था अभी कि it was borrowed from different cultures, languages and everything, and because of these historical events, the Tudor, Stuart monarchies, right, Reformation, Protestant, the English Civil War and the colonization of the Americas, इसका भी इफेक्ट जो वर्जन था या एवोल्यूशन था ऑफ इंग्लिश उसके ऊपर काफ़ी सारा पड़ा था। एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इसका वो पड़ा था। तो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पर भी ध्यान दें और ये चीज़ याद रखें। तो ये नोट्स प्लीज़ साथ साथ बनाते चलिएगा बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा, MCQs भी आपके लिए आएंगे इसी चैनल पर जिसका नाम है CUET PG अड्डा 24/7। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप उनके लिए स्टे ट्यून रहें। तब तक के लिए ये थ्योरी पार्ट पढ़ो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो। सो प्लीज़ कीप ऑन मेकिंग नोट्स एज वेल। चलिए जी आगे चलते हैं। फिर डाइवर्सिटी एंड डायलेक्ट्स, तो वो तो हम हमेशा पहले भी बोल रहे हैं। तो अगर आपने देखा होगा बहुत सारे पॉइंटर्स ना काफ़ी दे आर सिमिलर, एंड जब बहुत सारे पॉइंटर्स आर सिमिलर सो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि ड्यूरिंग द एवोल्यूशन पीरियड दीज थिंग्स रिमेन्स द सेम। तो अगर आप उसमें भी एक कंपैरिजन बना पाओ ना और एक कॉमनैलिटी निकाल के उन वर्ड्स को याद करो, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर दोज पॉइंट्स। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं। So it was characterized by diversity of regional dialects with variations in vocabulary, pronunciation and grammar. As standardization progressed, some dialectal features were preserved in regional accents that persist today. That is bound to happen कि वो changes आते हैं।
फिर modern English emergence. By the end of early modern English period, many of the features of modern English had taken shape. The language had become more recognizable to contemporary English speakers, although there were still some differences in spelling and pronunciation. That is bound to happen because evolution जब तक होता जाएगा, so इस evolution में you will see that there will be lot many changes in terms of spelling, pronunciation. ठीक है, जो इस समय बोली जाती है इंग्लिश और जो उस समय इंग्लिश बोली जाती थी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको दिखेगा in terms of spellings, in terms of pronunciation, in terms of grammar using. That is what the evolution means over by and large. ठीक है, so overall early modern English was a dynamic period of linguistic इसमें. So modern English, early modern English में ज़्यादातर linguistic evolution में बोलना किस तरीके से क्या करना है उस पर ध्यान दिया गया था, and cultural development. ठीक है, because of you have seen that there were many historical events that happened, and because of these historical events there were a lot of cultural changes also that happened. So cultural changes also happened. ठीक है, so laying the groundwork for the emergence of modern English as we know it today. तो अब उस वजह से ये सारी चीजें from old to middle to early modern, इन सब में change होते they laid a solid backing and a foundation for the modern English as we know of today. So that is what it's written, laying the groundwork for the emergence of modern English as we know it today. ठीक है, अब आते हैं modern English. अब modern English जो है आपकी modern English 1700 से अभी तक चल रही है. ठीक है, सो 17th सेंचुरी से लेकर ये अभी तक it is going on, and I am sure that it will persist till a very long time. So it spans from 1700s to present day, represents the most recent phase in the evolution of English language. This period is characterized by significant linguistic changes, cultural shifts, and the spread of English as a global language, and that is we all know about. Earlier, English जो कुछ जगहों पे बोली जाती थी उनकी language थी, but now English in this ever evolution, of the language, we have seen that there are many changes that have happened in terms of it becoming a global language. Everybody wants to speak in English, and that we have seen in India also, because we are by and large fascinated by British and America, and that's why we see and we ask our children also, nahi, English mein bolo. There are a lot of people who who are doing that. So that shows that English has become a global language and everybody is talking in it, so that everybody can understand what they are saying irrespective of which part of the world you are coming from. Right? So that is what we are trying to say here. So the great vowel shift, so modern English continued with the changes that began during Middle English period. One of the most significant linguistic developments during this time was the great vowel shift, which started in the late Middle English period and continued into early modern English. ये हमने आपको बताया ही था आपको. ठीक है, this shift involved a restructuring of vowel sounds, leading to changes in pronunciation and spelling. So तब जिस तरीके से आप vowels को pronounce करते हो ना, तो उन vowels के pronunciation से ही आपके word की pronunciation and spellings भी बदल जाती हैं. So that is what they are saying. So that has evolved and that continue to do so from Middle English to early modern English and from early modern English to the current modern English. उसमें ये change होती जा रही थी. And when it was evolving, so the spellings and the way the words were being pronounced, that also kept on changing, making it as dynamic as possible. ठीक है. Next one, standardization and printing. हमने बताया था कि because of the printing press, there was a lot of standardization. There were print materials, and because there were print materials, so the spellings and the context and the way it was written was also somewhere or the other similar.
Right, so colonial expansion and globalization, as the British Empire expanded during the 18th and the 19th century, English began to spread to various parts of the world, leading to development of different dialects and variations, including American English, Australian English and Indian English. So, जैसे जैसे ब्रिटेन ने अपने एम्पायर को बढ़ाना शुरू किया, वैसे वैसे इंग्लिश भी अलग अलग जगहों पे पहुंचती रही, और जैसे जैसे इंग्लिश अलग अलग जगह पहुंचती रही, उसके अलग अलग डायलैक्ट्स पे पहुंचते रहे, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, इंडियन. सो इंडियन इज़ लाइक कन्फ्यूज्ड, वो कभी अमेरिकन इंग्लिश की तरफ भाग जाते हैं, कभी वो ब्रिटिश इंग्लिश की तरफ भाग जाते हैं, राइट. सो दैट वाज दे आर ट्राइंग टू से. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देन हैपेंड. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ, विच बिगैन इन द लेट 18th century, brought about significant technological advancements and changes in society. This period introduced new words and phrases related to industry, machinery and urbanization. ठीक है ना, तो उस चीज़ में हुआ था. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करी थी, जो कि स्टार्ट कब हुआ था, 18th सेंचुरी में हुआ था. इसने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को भी इवॉल्व किया था. सो व्हेन टेक्नोलॉजी गेट्स इवॉल्व्ड, नो, so then there are changes in society also. Then society also keeps on changing. उसका इफेक्ट हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से देखा था. So this period introduced new words आ गए, टेक्नोलॉजिकल जार्गन्स आ गए, ठीक है, फ्रेजेस जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो इंडस्ट्रियल एरा में आ गई थी. दैट रियली हेल्प अदर पीपल ऑल्सो. देन 19th century literature. 19th century saw flourishing English literature with iconic authors like Jane Austen, Charles Dickens and the Bronte sisters. Charles Dickens का आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, The Great Expectations, such beautiful novel it is there. ठीक है, तो ये सारे हैं. Their works continue to be celebrated for their contribution to English language. So there was a lot of work that these people have done, Jane Austen, Charles Dickens and the Bronte sisters. So this is what you should know, and this happened in the 19th century, that is under the modern evolution of the language. ठीक है. उसके बाद 20th century innovation. So 20th century brought numerous linguistic innovations, including the rise of American English as a global standard due to the influence of the United States in politics, economics and culture. So 20th century में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था ऑफ या इन्फ्लुएंस आ गया था अमेरिका का, और अमेरिका ने पूरा एक ग्लोबल डोमिनेंस टाइप की करनी शुरू कर दी थी, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, कल्चर हो. So additionally, technological advancement in communication such as radio, television and internet influenced language to introduce new words and phrases. तो जब कभी भी कोई ऐसे innovations होते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, कल्चरल हो, सोशल हो, तो वो अलग अलग वर्ड्स को भी साथ में लेके आते हैं. अदरवाइज आप उन चीज़ों को कैसे डिस्क्राइब करोगे या कैसे उसके बारे में बात करोगे. सो दैट इज़ वाई वेन एवर टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल या ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो आपको डेफिनेटली इसमें फ़ायदा होता है. तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं. नेक्स्ट, English as a global language. So this is redundant to see, discuss. We all know about the importance and the global language. So English became a dominant global language. Diplomacy के लिए, diplomats को जब बात करनी होती है, इंटर कंट्री समिट्स होते हैं, बिजनेस करना होता है आपको, या साइंस है, इनोवेशन है, एंटरटेनमेंट. So during the pandemic, we have seen that we are consuming a lot of content which is from all over the world. It's not only India. We are talking about West, we are talking about Korea, we are talking about China, we are talking about German, we are talking about Russians, Ireland. There are a lot of content that suddenly came to us through internet and through social media and OTTs, and we are trying to do that. So that is what we are trying to say, that it became a global language, and that is why people today are able to relate to the songs. We have seen so many people, so many artists that are loved in our country also, right? So unka bhi work, it has been admired and it is worked upon. So that is what they are trying to say. Contemporary English, modern English continues to evolve with the use of slangs. ये तो सबको पता होगा आजकल कितने स्लैंग्स यूज़ होने लग जाते हैं ना आजकल, वो छोटे छोटे भी यूज़ होने लगे हैं. फोमो, जोमो, दीज आर नॉट स्लैंग्स बट देन दीज आर पार्ट ऑफ नाउ today's lingo, right? So the influence of pop culture, the rapid spread of information through digital media, the use of abbreviations, acronyms, जैसे मैंने अभी आपको बता रहा था, emojis has become common in written communication today. So when people say what is your OOTD,
right? So people were like, what is OOTD? So it's like outfit of the day पूछ रहे हैं, fear of missing out, joy of missing out, ROFL. So there are so many abbreviations and acronyms that are used. Emojis, अभी पहले खुशी होने की जगह पे एक वो स्माइली भेज देते हैं, I'm happy about it. So that is what contemporary English is all about. ठीक है जी. फिर diversity and variation. So modern English encompasses a wide range of dialects and regional variations. Of course, then there are dialects बदल जाता है क्योंकि अलग अलग लोगों के बोलने का तरीका भी अलग अलग होता है. Then they are like कुछ लोग बोलते हैं ना schedule, कुछ बोलते हैं schedule, कुछ लोग बोलते हैं the, कुछ लोग बोलते हैं the. So these are the dialects that keeps on changing. Right, so varieties such as British English, American English, Australian English, and others have distinctive vocabulary, pronunciation, and grammar also throughout the dialects that we have seen. Language evolution. Modern English is not a static language. It continues to evolve, adapting to changes in society, technology, and communication. Language experts and linguists closely monitor these changes to document the evolution of. तो language evolution तो एक देखिए एक ऐसी चीज़ है. This is something which keeps on happening. आप अपने आप को देखिए, right from your childhood to your teenager time to your college time, then you get married. So there is an evolution that keeps on happening. And in terms of your speaking also, the way you speak, the way the vocabulary that you use, so that keeps on changing every now and then. So when it keeps on changing every now and then, that is what they are trying to tell you here, that language evolution. So modern English is not a static language. It's not a static language and it cannot be static. ये बहुत डायनेमिक चीज़ होती है लैंग्वेज, एंड दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इवॉल्व होती रहे. और जब वो इवॉल्व होती रहती है तो उसमें किस वजह से इवॉल्व होती है? टेक्नोलॉजी की वजह से इवॉल्व होती है, आपके कल्चर्स के होती है, इनोवेशंस की वजह से होती है, लोगों की वजह से होती है, न्यू आइडियाज़ की वजह से होती है ना, बिजनेस इकोनॉमी, जब आप यू गेट टू नो अदर पीपल, उनकी वजह से होती है. ठीक है, तो ये एवोल्यूशन हो जाता है. उसमें एवोल्यूशन के नाम पे क्या क्या चीज़ें होती हैं? ग्रामर चेंज हो जाती है, आपकी वोकैबुलरी चेंज हो जाती है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है, किस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाता है. इसी चीज़ को हम एवोल्यूशन बोलते हैं. राइट, सो द इंटायर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, इसमें अगर हम ये बोलें कि एवोल्यूशन हैपन्स ऑन बेसिस ऑफ ये 4-5 पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो हैं. इन थ्रू आउट द चीज़ में आपको बताना है जो सबसे पहला एंग्लो सैक्सन, उसके बारे में, जेफरी चॉसर के बारे में, कब वो स्टार्ट हुआ था, क्या इन्फ्लुएंस थे, कौन कौन से एरा में कौन कौन से ऑथर्स थे, डिफरेंट ऑथर्स हमने देखे, लाइक विलियम शेक्सपियर देखे हमने, चार्ल्स डिकेंस देखे, जेन ऑस्टन देखे. तो ये कब कब आए, कौन से टाइम में आए, तो ये चीज़ें आपको इस पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन से पता होना चाहिए. दैट विल रियली हेल्प यू आउट. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. सो कंक्लूजन में हम क्या देखते हैं? ओवरऑल मॉडर्न इंग्लिश इज अ डायनेमिक एंड डाइवर्स लैंग्वेज दैट हैज अडेप्टेड टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ इट्स स्पीकर्स एंड द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इन which it is spoken. It remains a crucial tool for communication, culture and commerce worldwide. Right? So ये चीज़ पूरा का पूरा आपका evolution था modern English का. उसके बाद हम बोलते हैं contemporary English. So contemporary English is about 20th century से लेके अभी तक में. So अभी अगर आप देखें जो करंट हमारा जो टाइम चल रहा है, इसमें मॉडर्न इंग्लिश एंड कंटेम्प्रेरी इंग्लिश दोनों का साथ में इस वक्त दे आर वर्किंग टुगेदर. So contemporary English is most often referred to as modern English, encompasses the period from 20th century to present day. अब इसमें क्या क्या मेजर जो चेंजेस हुए थे वो आपके सामने, वोकैबुलरी का एक्सपेंशन, बिकॉज देयर वर न्यू वर्ड्स दैट वर टॉक्ड अबाउट. तो अगर आपने देखा होगा ओवर फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश से लेके कंटेम्प्रेरी तक में, दिस इज वन थिंग दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, दैट इज वोकैबुलरी एक्सपेंशन. स्लैंग्स एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज अब ज़्यादा बढ़ गई है कि हम ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, बिकॉज इसका इन्फ्लुएंस किसकी वजह से होता है? पॉप कल्चर, यूथ कल्चर, द इंटरनेट. सो व्हेन वी लर्न दीज टर्म्स दैट आर बीन प्रिवेलेंट, जैसे वो है ना, सो वंडरफुल, सो ब्यूटिफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव. अब इस चीज़ को सोच लो
कि जैसे आपने इसे पिकअप किया या पिक ऑन किया एंड देन पीपल स्टार्टेड यूजिंग दिस लाइक एनीथिंग, ठीक है, या फिर OMG, राइट, दिस OMG सडनली आपने कहीं सुना होगा ना, एकदम से तो नहीं आ गया होगा, पहले ओ माई गॉड या कुछ आप बोलते थे, तो उसको आपने सडनली लेके इम्बाइब कर लिया एंड देन यू हैव स्टार्टेड यूजिंग इट. सो दैट्स व्हाई इट्स एन इन्फ्लुएंस ऑफ पॉप कल्चर, यूथ culture and the internet. So slangs and informal language is part of contemporary English, that is 20th century to present. For globalization, of course, that India has become what? India has become, or not only India, the world has become a common, village, and that's why globalization की वजह से there is a lot of, I would say influence, you can say, things that you have learned from everywhere, and that has also evolved the language, the English as a language over. ठीक है. फिर dialects and regional variations, English dialects have continued to evolve. अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं. Grammar and syntax changes, while the core grammar and syntax वो अभी भी वैसा ही है, लेकिन कुछ changes हो गए हैं, जैसे informal writing communication, sentence fragments and not standard syntax are more common. आजकल हम common जो language है ना, जो लिख देते हैं WHEREAREYOU, ये लिखते थे where are you, अब हो गया खाली WRU, where are you. So changes are happening, that is there. Spellings and punctuations, so there has been a degree of simplification in English spelling and punctuation in informal context. तो informal context में हम spellings कुछ भी लिख देते हैं, सामने वाले को बस समझ में आना चाहिए, that is what they are trying to say. ठीक है. Gender neutral language हो गई है, ठीक है. So the use of gender neutral language has gained traction in recent years, reflecting increased awareness. This includes using they as a singular pronoun and avoiding gender terms. Online communication has, because of the internet, that has changed, introduced new conventions, abbreviations, and as and when internet is evolving, so is the language, because there are new terms and jargons that are being added here. Influence of media, so we see television, films, media, music, literature continue to shape contemporary English. तो जिस वजह से जब आप मूवीज़ वगैरह देखते हो तो उसमें नए नए फ्रेजेस हम सीख लेते हैं, वहाँ से म्यूज़िक से हम सीख लेते हैं, मूवीज से हम सीख लेते हैं. सो वी कीप ऑन सीइंग दीज न्यू ट्रांसफॉर्मेशंस, राइट. Language evolution, language is constantly evolving and contemporary English is no exception. The evolution is driven by cultural, technological and societal changes. Words and phrases can gain or lose popularity relatively and quickly, right? So that is what we need to see. ठीक है जी, चलिए. So conclusion, contemporary English is a dynamic and ever-changing language. We all know that. So both modern and contemporary language, they are dynamic. They are keep on changing, and they are bound to change with every innovation, with every technological advancements, music, internet, globalization. Things will keep on changing, and that's why both of them are dynamic and they keep on evolving over the time period. Right? So thank you so much. We have done today the history of English that is divided into these eras. So you have the Old English, you have Middle English, then you have Early Modern English, then you have Modern English, and then you have Contemporary. Right? So these are the 5 eras in which we have seen evolution. During these eras, you have different writers, different authors, different ways from where English has gained that type of influence. So starting from Latin, going to Norman, to French, and then going to technology, industrial eras, going to the different usage and the pronunciation of the vowels, pronunciation, spellings, grammar, syntax. So these are the things that we have seen over the time period of changing. Right? So the important parts of this particular section of your preparation, I have already told you कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, आपको क्या क्या questions इसमें से बन सकते हैं. तो आप इसके notes बना लीजिएगा अपने पास, और अगर आपको notes चाहिए भी होंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा. I will provide you with the notes. आपको कैसा लगा? How did you like this particular session? Did you understand what I was teaching? So do comment and let me know. So we have our batch
for CUET PG, COQP 11 and COQP 12 and also for very soon for English and Hindi literature. आपको अगर COPQ 11 and COPQ 12 के लिए, जिसमें आप अपने जनरल और MBA इसके लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, तो आप जाके वो बैच ले सकते हैं, कोड लगा सकते हैं Y468S. तो I'll just show it to you. I'll just show it to you. Alright, so if you go here and you go to Google Chrome, ये आ गए हम, यहाँ पर आप जाके अड्डा 24/7 पे जाएंगे, अगर आप तो ये जाइए आप अड्डा 24/7 पे, इधर आप क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज दिख रहा है आपको, इस पे आप ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, गो टू UG एंड PG, तो यू गो टू UG, तो ये लिखा है CUET. द मोमेंट यू गो टू CUET यू विल सी CUET पोस्ट ग्रेड. तो यू गो टू CUET पोस्ट ग्रेड, सो आपके पास ये सारे के सारे हैं जो आपके सामने हैं. CUET PG अगर आपको चाहिए, अचीवर्स बैच भी है. सो द लेटेस्ट बैच दैट इज देयर इज हैज स्टार्टेड फ्रॉम December 5th which is for COQP 11 and Daksh 2.0 बैच. तो आप ये जाके ये ले सकते हैं. इस पे अगर आप कोई से भी बैच पे जो भी आपको लेना है, अगर आप जा सकते हैं एंड यू गो हियर, आप कोड लगा सकते हैं Y468 and S एंड अप्लाई करेंगे. सो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर बैच फॉर 4,979 रुपीज़. और अगर इसी के साथ साथ आप हमारी ऐप पे जाके इसको लेते हैं तो आपको 1% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा कॉइन्स यूज़ करके. तो वो कॉइन्स आप ज़रूर यूज़ करिएगा और आइएगा हमारे पास. मेरा नाम है आशीष गर्ग. आपके पास कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप ashish.garg ashish.garg@adda247.com पर मुझे लिख के भेज सकते हैं. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. और ज़रूर मुझे बताइएगा, चाहे मेल करके चाहे कमेंट करके, कैसा लगा सेशन. इज़ देयर एनीथिंग दैट यू वांट मी टू इंक्लूड इन द सेशन. क्या पेस अच्छी थी, ये सब चीज़ें मुझे बताइएगा. एंड आई विल डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू क्लियर योर MA लिटरेचर पेपर एंड you reach to one of the best colleges that you have thought for yourself. All the best. Take care. Jai Hind. Jai Bharat.